हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से दोबारा आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स लेक्चर्स की सीरीज में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप आप लोगों को वो समझ आया होगा कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में विच हैविंग अ डिस्टेंस r, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो दो चार्जेस, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इस रिलेशन से फाइंड करते हैं हम K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये देखा था हमने। और यहाँ पर जो K है, उस K की वैल्यू जो होती है बेटा, वो होती है कुछ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके F की वैल्यू, F एयर या वैक्यूम में चार्ज जिसके बीच में फोर्स जो लगता है, उसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से डिनोट की जाती है। क्लियर है? एफ एयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट क्या था यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर और वैक्यूम। इसकी बात की थी हमने। एप्सिलॉन नॉट जो है वो यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर और वैक्यूम, जिसकी वैल्यू जो है वो एयर या वैक्यूम के लिए कांस्टेंट होती है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर थी बेटा? और इसी तरह से अगर किसी एनी अदर मीडियम की बात की जाए, उसमें अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर F मीडियम कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स एनी अदर मीडियम रेदर देन एयर या वैक्यूम क्या हो जाता है? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर। यही था। एयर में किन्हीं दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m स्क्वायर से कैलकुलेट होगा, एयर में या किसी एनी अदर मीडियम में। ठीक है, आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और एयर और वैक्यूम की अगर हम बात करें तो K की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है गाइस, वो आती है हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, देख लीजिए और इसके आगे चलते हैं। अपन आज नए टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है, चलिए। तो गाइस, यहाँ तक कूलम्स लॉ जो है हमारा क्लियर है। अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है उसकी हेडिंग लगाते हैं। और जो हेडिंग है आपकी वो है रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप चाहें तो इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं या फिर आप चाहें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, नेक्स्ट जो देखिए बेटा, हमारी जो हेडिंग है वो है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? it is the ratio of electrostatic force between
any two charges in air to any other medium। देखिए ये इसकी जो है वो डेफिनेशन होती है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, दैट इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, ठीक है, प्रेजेंट इन एयर टू एनी अदर मीडियम। मतलब किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर में और उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी अदर मीडियम में, इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होता है गाइस, उस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं बात करूं एयर में, तो एयर में किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एफ एयर क्या होगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हम किसी एनी अदर मीडियम में बात करें तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर। क्लियर है। एयर के अंदर सिर्फ एयर और मीडियम में फोर्सेस में क्या चेंज आएगा, परमिटिविटी का, देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों में चेंज होगी। क्लियर है। एयर में ये वैल्यू हो जाएगी और मीडियम में ये। अब जो डेफिनेशन है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, क्या हो जाएगा गाइस, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन r। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एयर में फोर्स और मीडियम में फोर्स का जो रेशियो है वो एप्सिलॉन r के इक्वल होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करें, Q1 Q1 Q2 Q2, डेट से डिनोट करते हैं, Q1 से Q1 गया, Q2 से Q2 गया, 4 से 4, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां पर एफ एयर, यहां पर एफ एयर और एफ मीडियम का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों ही वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, एप्सिलॉन r के इक्वल होती है। ये दोनों ही वैल्यूज किसके इक्वल होती है बेटा, एप्सिलॉन r के इक्वल होती है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। मतलब एफ एयर अपॉन एफ मीडियम का जो रेशियो होगा वो भी एप्सिलॉन r के इक्वल हो सकता है, और एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होगा वो भी एप्सिलॉन r के इक्वल हो सकता है। हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में, देखिए एप्सिलॉन r जो होता है, यहां से इसको समझें क्या होता है। रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, रिलेटिव का मीनिंग होता है किसी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव का मीनिंग होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हम 11th क्लास के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि किसी एक मूविंग और रेस्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी अनदर ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना, दैट इज रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव मोशन, है ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। एप्सिलॉन m क्या है, एप्सिलॉन m इज योर व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में, देखिए जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है ना किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, तो बेटा हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन के केस में जब भी आपको दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन करना होता है तो उनमें डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने से आपको नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू मिल जाती है कि कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के नंबर ऑफ टाइम्स कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो यहां पर मतलब
एप्सिलॉन आर की वैल्यू फाइंड करने का मीनिंग क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर रेशियो फाइंड या हम नंबर ऑफ टाइम्स बताना चाहते हैं कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू एयर में परमिटिविटी की वैल्यू के कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है। बात समझ आ रही है? मतलब ये रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आता है, अगर ये रेशियो एप्सिलॉन एम, देखें इधर, अगर आपका ये रेशियो एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एयर की परमिटिविटी से क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? इसका मतलब एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ एयर क्या है, ज्यादा है। और अगर एप्सिलॉन एम का और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो लेस देन 1 आएगा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो ये क्या बताएगा कि उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी के कंपैरिजन में क्या है, कम है। बात समझ में आएगी? मतलब एयर की परमिटिविटी से हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन ही क्या कहलाता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नोट कीजिए इसको जरा, ठीक है? आप नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है? इसको तो बॉक्स में बना देते हैं, ये तो रफ है। चलें आगे, चलिए। तो देखिए दोनों का, देखिए दोनों जो एक्सप्रेशन आए हमारे पास में, क्या मतलब, एक आया एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस कि एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब किसी भी मीडियम में दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मतलब किसी भी मीडियम में अगर आपको दो स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करें, दोनों स्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स इन एयर को डिवाइड कर दीजिए उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है एयर की वो होती है बेटा 1, रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की वो होती है 81, कांस्टेंट होती है ये, और रिलेटिव परमिटिविटी मेटल सरफेस की, याद रखना है आपको, वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की अदर देन एयर, ध्यान रखिएगा, अदर देन एयर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी बेटा, क्योंकि सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो एयर या वैक्यूम की ही होती है, जो कि कितनी होती है, 1। अदर देन एयर या वैक्यूम जो भी मीडियम्स होंगे वो डेंसर होंगे, और डेंसर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से इक्वल या ग्रेटर आएगी। इक्वल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए 1 होती है, बाकी अदर मीडियम्स के लिए हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो 1 से ही ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगेन देखिए, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये भी आई थी हमारे पास, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा, एप्सिलॉन एम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिखा जा सकता है। नाउ मीडियम में जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर वैल्यू ये हो जाती है तो यहाँ पर, सॉरी मीडियम की बात कर रहे हैं ना, मीडियम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन एम होगा। नाउ अब एफ मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन आर स्क्वायर लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन से। अगर हमने लिख लिया तो देखिएगा
क्या होगा, एप्सिलॉन आर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पूरी वैल्यू क्या है बच्चों, ये जो पूरी वैल्यू है क्या ये आपका एफ एयर है क्या, फोर्स इन एयर, ये क्या बन जाता है दोबारा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एफ एयर बन जाता है और अपॉन में क्या आ जाता है एप्सिलॉन आर आ जाता है। तो दोबारा से यही एक्सप्रेशन आएगा आपके पास कि किसी भी मीडियम में दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा एयर में चार्जेस के बीच के फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी के मल्टीपल्स में होता है। क्लियर है, देख लीजिए, नोट कीजिए। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं इस पर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलें। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉ, लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है इस पर, क्वेश्चन फोर्स बिटवीन टू charges in air is 5 Newton such that these two charges place in a medium, ठीक है, with same separation, then force between these two charges becomes 1 Newton. Yeah. What will be the dielectric constant of medium? ये आपका क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 5 न्यूटन सच दैट दीज टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम विथ सेम सेपरेशन। सम नहीं, सेम होगा, ठीक है। अगर आपको इसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, SAME, सेम, ठीक है ना। इक्वल मतलब जितना सेपरेशन पहले था उतना ही अभी भी, और जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड एयर में था वही अभी भी मीडियम में है। देन द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस बिकम्स 1 न्यूटन। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1 न्यूटन। दो व्हाट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आइए बात करते हैं। हम जानते हैं कि F एयर और F मीडियम का जो रेशियो होता है वो एप्सिलॉन आर होता है, और एप्सिलॉन आर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से देखिए F एयर की वैल्यू गिवन है आपको 5 न्यूटन, मीडियम में फोर्स कितना 1 न्यूटन, ये एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर हमारा कितना आ गया 5, सिंपल। एप्सिलॉन आर मीडियम का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। बात समझ में आएगी, ठीक है, देख लीजिए। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन any two charges in
air is F, सपोज कुछ F है, if these two charges place in any denser medium, then what will be the new separation? What will be the new separation to achieve the same amount of force between the charges? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इन एयर इज एफ। मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, उनके बीच में एयर मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ। नाउ इफ दीज टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी डेंसर मीडियम, दोनों चार्जेस को कहां प्लेस किया गया है, किसी डेंसर मीडियम में प्लेस किया गया है, तो हम जानते हैं, देखिए, अगर हम चार्जेस को उठा करके किसी डेंसर मीडियम में प्लेस करेंगे तो वहां पर दोनों चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो श्योरली एंड श्योरली क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द न्यू सेपरेशन टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर हम उन दोनों चार्जेस को मीडियम में प्लेस करें तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो वही आना चाहिए, उसी मैग्नीट्यूड का आना चाहिए जिस मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास एयर में आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है उसी मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आना चाहिए जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स आपके पास में किस में आया था बच्चों, एयर में आया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो देखिए, अब देखो, अगर सेम सेपरेशन होगा और सेम मैग्नीट्यूड होगा और इसी सिस्टम को आप उठा करके मीडियम में डाल देंगे तो वहां पर फोर्स सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि मीडियम के अंदर मेरे पास में फोर्स का मैग्नीट्यूड वही आए जो पहले था, तो मैं क्या करूंगा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को कम कर दूंगा। क्योंकि अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोबारा बढ़ जाएगा और बढ़ करके हो सकता है कि वो एयर वाले मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह से क्या वो डिस्टेंस होगी, नई डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जहां पर आपको फोर्स जो है वो इक्वल मिल जाए। तो आपका ये क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, एफ एयर में फोर्स मान लिया मैंने एफ, जो कि कितना था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एफ मीडियम में फोर्स आपको कितना रखना है, एफ ही रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ही रखना है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम, और बट उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये आपका एयर में फोर्स हो गया, ये मीडियम में फोर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एफ एयर और एफ मीडियम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम कर देते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस अलग होगी ना, डिस्टेंस सेम नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो ये दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगे। अब देखिए यहां पर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम को हम ये लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। देखा है रिलेटिव परमिटिविटी के अंदर केस में हमने एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर। एप्सिलॉन एम को मैंने एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर की टर्म्स में लिख लिया, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा गाइस, देखिए Q1 Q2 कैंसिल आउट, 4 4 पाई पाई कैंसिल आउट,
एप्सिलॉन नॉट अगेन कैंसिल आउट। बात समझ आ रही है आपको? यहां से क्या बच गया हमारे पास? यहां से बच गया हमारे पास 1/r² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r एक्स स्क्वायर। समझ आ रही है बात आपको? तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? r² डिवाइड बाय एप्सिलॉन r, और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस r डिवाइड बाय रूट ऑफ एप्सिलॉन r। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर होगा। किस डिस्टेंस पर आप लेकर आएंगे मीडियम के अंदर दोनों चार्जेस को कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए? तो वो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, प्लस माइनस क्यों आता है आपको पता है, स्क्वायर रूट लिया हमने यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट लेने पर दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है ना, आइदर इन प्लस और इन माइनस। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस r अपॉन रूट एप्सिलॉन r। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्ज, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, और फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन। फोर्स बिटवीन टू इक्वल लिख देते हैं, सिमिलर की जगह वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इक्वल। फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस इन एयर इज F। ठीक है, इफ 25%, ठीक है, of one charge is transferred to other, 25% of one charge is transferred to other, then what will be the magnitude of new force between the charges? ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, और फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्शन। इन एयर इज F। तो इफ 25% ऑफ वन चार्ज is transferred to other, then what will be the magnitude of new force between the charges? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, कि दो इक्वल चार्ज है और दोनों इक्वल चार्ज के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, वो कितना है फोर्स का? F, और नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही अराइज होता है कि दो इक्वल चार्जेस के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है ना? दो इक्वल चार्जेस के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? तो बच्चों अट्रैक्टिव हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो लेकिन नेचर तो अपोजिट हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है बट नेचर अपोजिट हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो यहां पर जो केस है देखिए वो क्या है, कि सपोज कीजिए एक चार्ज है Q प्लस का, दूसरा चार्ज है Q माइनस का। क्लियर? दोनों के बीच सेपरेशन है R। तो एयर में, सपोज एयर में जो फोर्स है, ठीक है ना, वो कितना है? F। वैल्यू क्या है? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, यही है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। या आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का काम यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो एयर में मैग्नीट्यूड ये है फोर्स का। नाउ अब क्या बोला गया है, अब क्या कहा गया है कि किसी एक चार्ज का 25% जो है वो दूसरे चार्ज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मान लीजिए इसी का 25% ले लेते हैं। इसका 25% क्या होगा बेटा? इसका 25% क्या होगा? 25% का मतलब हो गया इसका Q/4। यही होगा क्या? Q का 25% कितना होगा? Q/4 ही होगा। तो Q/4 को हम क्या करें?
ट्रांसमिट कर दें। ट्रांसमिट करने का मतलब क्या हो गया कि इस चार्ज में से Q/4 माइनस हो जाएगा। Q का 25% कितना होगा? Q/4। Q/4 इस चार्ज में से माइनस हो जाएगा और इस वाले चार्ज में -Q में Q/4 ऐड हो जाएगा, प्लस Q में Q/4 माइनस हो जाएगा और -Q में Q/4 ऐड हो जाएगा। तो देखिए नई वैल्यूज जो बनेंगी दोनों चार्जेस की, क्या बनेगी? देखिए Q में से अगर Q/4 को हम माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 4Q - Q/4। वैल्यू बन जाएगी आपके चार्ज की ये बन जाएगी कुछ 3Q/4। 3Q/4। सिमिलरली डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, -Q में Q/4, ठीक है, ऐड किया तो एलसीएम लेंगे तो -Q + Q, ये हो जाएगा -3Q/4। ये मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे, देख लीजिए दोनों चार्जेस के नए मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। जब 25% ट्रांसमिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q/4 और ये हो जाएगा -3Q/4। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए दोबारा से अगर मैं यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ F' तो कितना हो जाएगा? K, Q की वैल्यू 3Q/4, Q2 की वैल्यू भी 3Q/4। देखिए हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए प्लस माइनस साइन नहीं लेंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लेनी है आपको, क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड ही शो करता है, तो यहाँ पर साइन नहीं लेंगे हम, ठीक है। अपॉन में R², कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, देखिए 3 3 9 और 4 4 जा 16 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये सिमिलर ही है तो 1 और 2 हटा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9/16 KQQ / R²। बोलिए यही होगा क्या? और KQQ / R² आप जानते हैं कि ये आपके पुराने फोर्स F की वैल्यू है, पुराने फोर्स F की वैल्यू है। तो जो नया फोर्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 9/16 टाइम्स ऑफ F, 9/16 टाइम्स ऑफ F। देख लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है। लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में अभी तक हमने किसी तरह की बात नहीं की है, किसी तरह की चर्चा नहीं की है ना, कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या आया है आपके पास? दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने का ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड का रिलेशन, ठीक है। चार्जेस के बारे में, चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में जो बात है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।